नमस्कार, दिन के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है हमारे खास शो फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूपिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। वायुसेना आज अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। हिंद न्याय बेस पर एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। सारंग हेलीकॉप्टर का ये करतब और तालमेल देखकर लोग दंग रह गए। तेजस का तेज भी पहली बार देश ने देखा। ये पहला मौका था जब तेजस फ्लाई पास्ट में शामिल हुआ था। एयरफोर्स की एयरबैटिक्स टीम ने वायुसेना प्रमुख को एरियल सैल्यूट दिया। पैरा जंपर्स की शानदार लैंडिंग देखने लायक थी। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पठानकोट उरी हमले से साफ हुआ कि हम कैसे हालात में जी रहे हैं। Forces have been conducted to increase security training and consciousness, physical fitness and combat efficiency of our air warriors. मिराज, जगुआर, 17 ग्लोब मास्टर और मिग लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में जौहर दिखाए। इंडियन एयरबेस पर हुए कार्यक्रम में सेना प्रमुख दलबीर सिंह और सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। देश में बना पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के पहले फ्लाइट स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर्स 45 है। नए स्क्वाड्रन में सिर्फ 2 स्वदेशी तेजस शामिल हैं। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तेजस के विंग्स 8.2 मीटर चौड़े हैं। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। तेजस का वजन 6,560 किलोग्राम है। 1932 में स्थापना के वक्त एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1950 में इसका नाम बदलकर रॉयल शब्द हटा दिया गया, इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। शोपियां में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को आज आखिरी सलामी दी गई। शोपियां में कल रात 8:30 बजे हुए आतंकियों के हमले में पुलिस का एक कांस्टेबल नजीर अहमद शहीद हो गया। शहीद जवान को आज श्रद्धांजलि दी गई, जबकि एक और कांस्टेबल जहूर अहमद घायल हुआ है। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले थे। घायल पुलिसकर्मी को सेना के बेस अस्पताल ले जाया गया है। पूरे इलाके को घेर कर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, उनकी क्षमता पर, और आज यदि हम सुरक्षित हैं तो इसलिए कि दिन रात हमारे जवान सीमाओं पर और सीमाओं के भीतर नजर रखे हुए हैं। पिछले 1 महीने में आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर में कई पुलिस चौकियों पर हमला किया है। अलग अलग हमलों में आतंकी 20 राइफल लूट कर ले गए। 6 अक्टूबर को हंदवाड़ा में आतंकियों ने 30 राष्ट्रीय राइफल्स के लांगेट कैंप पर हमला किया था। 3 आतंकी मारे गए थे। 6 अक्टूबर को ही घुसपैठ की 4 कोशिशों को नाकाम किया गया था। घुसपैठ की 3 कोशिशें नौगाम सेक्टर में अलग अलग जगहों पर हुई थी और एक रामपुर में। नौगाम में 4 आतंकी मारे गए। हंदवाड़ा में हुए हमले में आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। उनके पास से पाकिस्तान में बनी दवाइयां भी मिली थी। कश्मीर में अलगाववादियों के बंद के खिलाफ लोगों में अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कश्मीर के स्कूल कॉलेजों में इसी तरह के हालात हैं। क्लासरूम खाली है, न बच्चे हैं न टीचर। बंद की वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बच्चों के सालाना एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अभी आधा सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया है। स्कूलिंग है, एजुकेशन है, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अनासिर ने उन्हें दबा के रखा है और उनके गुंडे उनको बाहर जाने नहीं देते हैं। यहाँ तो विंटर्स में वैसे एजुकेशन सिस्टम बैठा हुआ होता है। यही कुछ महीने थे जिसमें बच्चे पढ़ते थे और एग्ज़ाम्स होते थे, कंडक्ट होते थे, लेकिन इस बार जो है काफ़ी मुश्किलात है बच्चों को। बच्चे ट्यूशन सेंटर तो दूर की बात है, घर में भी पढ़ नहीं सकते क्योंकि हालात ही वैसे बने हुए थे। टीयर की शेलिंग हो या फायरिंग हो। 3 महीने से बिल्कुल घर में बैठे हैं, हमने कोई कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे डेटशीट में कुछ तब्दीली आए। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। कश्मीर में पिछले 100 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। कश्मीर में 10 जुलाई से स्कूल कॉलेज बंद है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को अभी तक 3,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। जम्मू कश्मीर सरकार को सेब की खेती से मिलने वाले रेवेन्यू में भी 4,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 12 साल के बच्चे की मौत के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में तनाव है। प्रदर्शनकारियों के मार्च के दौरान 12 साल का बच्चा पैलेट गन से घायल हो गया था। बच्चे को शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव के हालात हैं। 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बंद के दौरान प्रदर्शन और हिंसक झड़पों में जुलाई से अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है।
कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर उठे सवालों के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विकल्प तलाशने का काम 7 सदस्यों की कमेटी को सौंपा था। एक्सपर्ट कमेटी ने पैलेट गन की जगह पावर शेल्स इस्तेमाल करने की सलाह दी है। पावर शेल्स में मिर्ची पाउडर होता है जो कम खतरनाक होता है। घटना के खिलाफ आज भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की। यूपी के मऊ में दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हैरान करने वाली तस्वीरें मऊ जिले के भीटी बाजार इलाके की हैं। ये शख्स दुकान में घुसकर कारोबारी पर गोलियां चलाता है। पास में बैठा शख्स उठकर विरोध करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे भी गोली मार दी जाती है। जिस कारोबारी पर 2 गोलियां चलाई गई उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि जिस व्यक्ति को बाद में गोली मारी गई उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कारोबारी रमानंद सिंह का बैटरी का कारोबार है। अखिलेश राय नाम के जिस व्यक्ति की मौत हो गई उसकी इसी बाजार में दुकान है। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीम बना दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में भीटी चौकी के पास में एक बैटरी मिठाई गोली लगी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में हत्या की 4,732 और डकैती की 3,673 वारदात हुई। यूपी में 2015 में रेप की 3,026 वारदात हुई। रोजाना बलात्कार की 8 वारदात हुई। अपहरण के 10,156 मामले दर्ज किए गए। औसतन रोजाना एक महिला का अपहरण हुआ। वारदात में घायल हुए व्यक्ति को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने सरकारी पैसे और मशीनरी का दुरुपयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता निलंबित करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी फंड का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। सरकारी पैसे और मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाए जाने पर राजनीतिक दलों की मान्यता निलंबित कर दी जाएगी। चेतावनी के बाद भी नहीं मानने पर पार्टी की मान्यता रद्द की जा सकती है। राजनीतिक पार्टियों ने फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली के पैसे का इस्तेमाल वो पंजाब के चुनाव कार्यों के लिए कर रहे हैं, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने सही फैसला किया है। ये सिर्फ आचार संहिता लागू कराने के बाद ही उस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसका माहौल 6 महीना पहले से बन जाता है, कम से कम 6 महीना पहले से। तो उन सारी चीजों पर भी नजर रखनी चाहिए। ये जो जनता का पैसा है वो अपने प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए बीएसपी ने अपने चुनाव चिन्ह हाथी का सार्वजनिक स्थलों में इस्तेमाल किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में बीएसपी के खिलाफ एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी। बीएसपी पर सार्वजनिक स्थलों में हाथी की मूर्तियां बनाकर चुनावी फायदा लेने का आरोप लगा था। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से भी राय ली थी। दिल्ली सरकार ने अपने विज्ञापन के लिए 526 करोड़ रुपए का बजट रखा। विपक्ष ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया। खून की दलाली वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ चंदौली में केस दर्ज हो गया। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने के लिए देश विरोधी लाइन ले रही है। विवादित बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ चंदौली में केस दर्ज कराकर मुकदमा चलाने की मांग की है। केस दर्ज कराने वाले सदानंद सिंह का कहना है कि राहुल गांधी के बयान से देश की जनता को आघात पहुंचा है। कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ पूरे देश में गम और गुस्सा है। कांग्रेस के नेताओं के बयान से पाकिस्तान के पक्ष को प्रोपेगेंडा करने में उसको सहायता मिली है। देखिए, जो हमारी जो लीगल सेल उसे देखा जाएगा और इस तरह तो नेताओं के खिलाफ लोग करते ही रहते हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोई बात ऐसी गलत नहीं कही है। सब पूरी कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार के समर्थन की बात कही थी। राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए सबूतों की मांग की। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जवानों के पीछे छिप रहे हैं, खून की दलाली कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर लेकर राजनीतिक पार्टियों में देश में ही अंतर्कलह साफ दिखाई दे रही है। गोवा में परफ्यूम डिजाइनर मोनिका गुड़ के मर्डर केस में पुलिस को किसी करीबी का हाथ होने का शक है।
पुलिस को इस बात की आशंका है कि हत्या करने वाला मोनिका का परिचित हो सकता है। पुलिस के मुताबिक घर में फ्रेंडली एंट्री हुई है। घर में सामान भी सही सलामत दिख रहे हैं, जिससे पुलिस चोरी या लूटपाट की आशंका से भी इनकार कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला है। जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। इनमें 2 टीमें गोवा पुलिस की हैं, जबकि 2 टीमें बाहर से बुलाई गई हैं। हत्या की जानकारी मिलने के बाद मोनिका से अलग रह रहे फोटोग्राफर पति भरत भी चेन्नई से गोवा पहुंच चुके हैं। So on that the police came and found that dead body of a lady was found in the one of the bedroom with both the hands tied with the back of the bed and the lower part was nude. मोनिका नागपुर की रहने वाली थी। 2011 में गोवा आई थी। पुलिस के मुताबिक कॉम्प्लेक्स से कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला है। मोनिका ने मुंबई के जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से फोटोग्राफी का कोर्स किया था। परफ्यूम में मोनिका की महारत को देखते हुए उन्हें लेडी ऑफ स्मेल भी कहा जाता था। इस बीच आज मोनिका का पोस्टमार्टम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में चाइनीज बल्ब की वजह से कई लोगों की आंखों को नुकसान हुआ है। राजनंद गांव के सुकुल देहान इलाके में नवरात्रों के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी चमक बढ़ाने के लिए चाइनीज बल्ब लगाए गए थे। बारिश की वजह से 6 चाइनीज बल्ब फट गए, जिससे निकली जहरीली गैस की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की आंखों में जलन होने लगी, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। कई लोगों की आंखों में सूजन आ गई। इलाज के लिए गाँव के स्कूल में मेडिकल कैंप लगाया गया। शुरुआत में लोगों ने रात भर जगे रहने को जलन की वजह माना, लेकिन सूजन की वजह से सुबह कई लोग आंख नहीं खोल पाए। जिला प्रशासन ने 15 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गांव में भेजी। जिले के सीएमओ भी खुद मामले पर नजर बनाए रखने के लिए गांव में मौजूद है। हैती में तबाही मचाने के बाद अब मैथ्यू तूफान अमेरिका की ओर बढ़ चला है। इसकी वजह से फ्लोरिडा में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। मैथ्यू तूफान ने लैटिन अमेरिका के कैरिबियाई देश हैती में बड़ी तबाही मचाई है। करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है। क्यूबा, जमैका, डोमिनियन रिपब्लिक और बहामास में भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब तूफान ने अपना रुख अमेरिका की ओर कर लिया है। फ्लोरिडा में 4 लोगों की मौत की खबर है। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना में इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रपति ओबामा ने अगले 72 घंटे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। This is still a really dangerous hurricane that the potential for storm surge, flooding, loss of life and severe property damage continues to exist, and people continue to need to follow the instructions of their local officials over the course of the next 24, 48, 72 hours. हैती 50 साल की सबसे बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। देश की आबादी 7 लाख है और 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हैती में मैथ्यू तूफान की रफ्तार 208 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हैती में ज्यादातर लोगों की मौत तूफान के बाद पेड़ और बिजली के खंभे के नीचे आने से हुई। फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी तट पर रह रहे करीब 30 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। क्यूबा के बाराकाओ शहर के 70% घरों की छत तूफान की चपेट में आकर उड़ गई। मैथ्यू तूफान की वजह से अमेरिका के 6 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। कई इलाकों तक सिर्फ हेलीकॉप्टर की तरफ से मदद पहुंचाई जा पा रही है।